चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म में। क्योंकि ये YouTube पर डेमो वीडियो है तो सभी के लिए अवेलेबल रहेगी और जो लोग कोर्स परचेस कर लेंगे वहां पर आपको एप्लीकेशन पर रेगुलर क्लासेस नजर आएगी। उम्मीद है आवाज ठीक आ रही होगी। ठीक है, आवाज वगैरह सब ठीक है। तो अब हम, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। चलिए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सिलेबस मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पटवारी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, सिलेबस डिस्कशन और कुछ रणनीतियां मैंने इस पे चर्चा की थी, आप उसे जाके जरूर देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अलग से कोर्स और एक ओवरऑल कोर्स, दोनों ही कोर्स अवेलेबल होंगे आपके लिए, आप परचेस कर सकते हो। चलिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम ललित बैरागी है और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम तक यहां तक चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस पटवारी के बैच का। उम्मीद है बाबा गणपति जी हमारे लिए अपने लक्ष्य को और बढ़ने के लिए हमें लगातार प्रेरित करते रहेंगे। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताया था वो टॉपिक कौन सा था? वो टॉपिक है हम लोगों का कृषि। कृषि के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। मैंने बताया था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होने वाला है वो है कृषि। कृषि एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक इस लिहाज से क्योंकि कृषि की स्थिति क्या है, कृषि की योजनाएं, कृषि में विभिन्न फसलें, फिर कृषि विपणन, कृषि से रिलेटेड जितने भी जलवायु प्रदेश हैं, जितने भी संस्थान हैं, साथ ही साथ जितने भी संस्थाएं वगैरह सब है, उनके बारे में हमें जानकारी लेनी रहेगी। इसलिए बड़ा टॉपिक है, 7-8 दिनों में हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन छूटे। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करेंगे, जो तो आप लोग देख लोगे। एक गुजारिश बस इतनी सी है, इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना, तब आपको समझ में आएगा कि आज आपको न केवल चीजें याद हुई हैं, वास्तविकता में ये पता चला है कि पढ़ना कैसे है। आज आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे जो भ्रम हैं, बहुत सारे जो पढ़ाई करने के तरीके कैसे होते हैं, इन सारे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कृषि से। अब पढ़ाने का तरीका क्या होगा, मैं रोज आऊंगा, आते से ही आप लोगों को स्टार्टर दूंगा। जैसे आप लोग खाना खाने जाते हो भैया, जो बड़े बड़े होटल में जाते हैं, अपन जैसे गरीब लोग तो नहीं जा पाते हैं, बड़े बड़े होटल में स्टार्टर मंगाते हैं, मतलब खाने से पहले जो आता है ना स्टार्टर, वो मैं भी आप लोगों को खाने से पहले एक स्टार्टर दिया करूंगा। और वो स्टार्टर इतना इंपॉर्टेंट हुआ करेगा कि विश्वास करिए हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आ जाएगा। उस स्टार्टर को मैं समझाऊंगा नहीं, केवल आप आओ, टेस्ट करो और आगे बढ़ जाओ, फिर अपन अपना मूल लेक्चर स्टार्ट किया करेंगे। क्लियर है? तो आज का क्या स्टार्टर होने वाला है, हालांकि ये लेक्चर्स में आगे चल के सब कंप्लीट होंगे, रिवीजन होंगे, तो आज का स्टार्टर देख लो। 110% क्वेश्चन आने वाला है। पहले, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इंदौर में। हालांकि सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय है इसका वैसे रियल नाम। ठीक है, तो ये कहां पे है? ये इंदौर में। पर राष्ट्रीय शब्द आए तो इंदौर में है। कौन सा शब्द? राष्ट्रीय शब्द आए तो इंदौर में है। पर अगर राज्य का पूछे, मध्य प्रदेश का पूछे, तो आंसर करिएगा उज्जैन। अक्सर यहां पे हम लोग मात खा जाते हैं। होता क्या है कि राज्य का जो अनुसंधान केंद्र है, राज्य का जो अनुसंधान केंद्र है सोयाबीन वाला, वो कहां पे है? उज्जैन में। जबकि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय या केंद्र कहां पर है? वो इंदौर में है। आईटी पार्क के जस्ट सामने आप जब जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो दो डाउट क्लियर रखिएगा। पहला क्या है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में 100% प्रश्न पूछेंगे, लिख के ले लो। मैंने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखी, 2 संस्थान हर एग्जाम में आए हैं। और उज्जैन में कौन सा है? उज्जैन में सर एमपी वाला है। उज्जैन में कौन सा है? उज्जैन में एमपी वाला है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह है बड़वानी में। कैसे याद रखेंगे? देखो, बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनको चावल पसंद है। बड़े बड़े लोगों को क्या पसंद है? चावल। अब हम लोग छोटे रहते, छोटेपन में हमने चावल खाए कभी नहीं। जब हम बड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? हम बड़े हो जाते हैं तब चावल खाते हैं। तो बड़े मतलब बड़वानी, चावल मतलब चावल अनुसंधान केंद्र। याद हुआ? चलो, बहुत बढ़िया। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे? बड़पानी में। अर्पित, विशाल, सब समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। पहले क्वेश्चन का जवाब दे दो जल्दी कमेंट बॉक्स में।
राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, पर पूछ ले राज्य का तो आंसर उज्जैन। दूसरा प्रश्न, चावल अनुसंधान, चावल कौन खाएंगे? अरे सर चावल तो बड़े बड़े लोग खाएंगे, बड़े बड़े मतलब बड़वानी, बड़े बड़े मतलब बड़वानी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र कहां पे है? खरगोन में है। कहां पर है? खरगोन। घर से याद कर लो घर, ठीक है, घर से याद कर लो घर, घर के पास, किसके पास? घर के पास है। कहां पे भैया? कपास अनुसंधान केंद्र घर के पास। घर मतलब, घर मतलब, घर मतलब खर, और खर मतलब खरगोन। तो क्लियर है, कपास अनुसंधान केंद्र कहां पे मिलेगा? खरगोन में। क्लियर है? बड़े लोगों को क्या पसंद है? बड़े लोगों को चावल पसंद है, मतलब बड़वानी में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र। घर के पास, घर मतलब खर, खर मतलब खरगोन, के पास मतलब कपास, के पास मतलब कपास। ठीक है, अगला देखो, अंगूर अनुसंधान केंद्र, ये कहां पे? रतलाम में। मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई। मुझे तेरी लत नहीं लगी, मुझे लगी अंगूर की लत। किसकी लगी? मुझे अंगूर की लत लगी है। कितने लोगों को अंगूर की लत लगी आप में से कि आपके सामने 1 किलो अंगूर रख दें पूरा चट? मम्मी ने बताया था बेटा 3 अंगूर खाएंगे, बेटा चला 1 किलो अंगूर फटाफट। क्यों? क्योंकि बेटे को तो अंगूर की क्या लग गई? रत लग गई। क्या लग गई? रत लग गई। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पे मिलेगा? रतलाम में। अब देखो, मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर। क्या मिलेगा? आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में। अब कैसे याद करेंगे? आलू कैसे होते हैं? आलू होते हैं गोल, और गोल से क्या हो गया? ग्वालियर। आलू कैसे होते हैं? गोल होते हैं, गोल मतलब ग्वालियर, गोल मतलब ग्वालियर। मैच कर रहा है ना? आलू गोल 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 ग्वालियर, आलू गोल 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 ग्वालियर। चलो फटाफट स्टार्टर, स्टार्टर में क्या पढ़ा हमने? जल्दी बता दो भैया, मजा आ जाएंगे, मैं कह रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, बोलो। हाँ हाँ, तेज तेज, इंदौर। और अगर राज्य का पूछ ले तो राज्य का, बहुत बढ़िया, शानदार, उज्जैन। गुड। लेट्स, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे मिलेगा? चावल कौन खाते हैं? जल्दी बताओ कौन खाते हैं? ओहो हो, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बड़े मतलब बड़वानी। चलो बहुत बढ़िया। कपास, कपास किसके पास? घर के पास। घर मतलब खर, खर मतलब खरगोन। बहुत बढ़िया। चलिए, अंगूर की क्या लग गई? अंगूर की क्या लग गई? रत लग गई। तो अंगूर रतलाम। और आलू कैसे होते हैं? गोल, गोल मतलब ग्वालियर। हो गया यार? एक काम करो, जल्दी रीड करो, 1 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, जल्दी रीड करो। हाँ हाँ, कर लो कर लो, याद हो जाए तो ही आगे बढ़िएगा। पटवारी निकालना है अपन को, ठीक है, चपड़ासी का नहीं निकालना है। तो पटवारी के लिए पटवारी जैसा पढ़ना पड़ेगा ना। बहुत बढ़िया। ये स्टार्टर था, पढ़ाना मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी, मजा तो अब आएगा क्योंकि पढ़ाना मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा स्टार्टर खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे भैया कृषि की। किसकी बात करेंगे? कृषि की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, कृषि होती क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठ रहा है कि आखिरकार एग्रीकल्चर क्या है, और एग्रीकल्चर शब्द का उत्पत्ति कहां से हुई है, यह समझते हैं। तो जब एग्रीकल्चर की हम लोग बात करते हैं तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है एक लैटिन वर्ड से। किससे हुई है? लैटिन वर्ड से हुई है। अब ये लैटिन वर्ड क्या है? ये है एगर और कल्चरा, ठीक है, दो शब्द हैं, एगर प्लस कल्चर, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समृद्ध, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? खेती करना। मतलब मृदा पर खेती करने की जो प्रक्रिया है, मिट्टी पर खेती करने की जो प्रक्रिया है, उसी को तो एग्रीकल्चर कहा गया है। अब मजे वाली बात क्या है? क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से, ये तो केवल आप लोगों को बता रहे थे कि इसका नाम मुन्नू है, और इसका नाम मुन्नू कैसे पड़ा? क्योंकि इसकी बुआ जी ने रखा था। इसका नाम एग्रीकल्चर है, और इसका नाम एग्रीकल्चर कैसे पड़ा? क्योंकि लैटिन भाषा का एक शब्द था, वो दो शब्दों से मिलकर बना था, एक एगर और एक कल्चरा। इसका मतलब होता है मृदा, और इसका मतलब होता है खेती करना। अर्थात जब मृदा पर खेती की जाती है, मृदा पर हम लोग खेती करते हैं, उसी क्रिया को, उसी प्रक्रिया को
ही तो एग्रीकल्चर कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? अब हम लोग एग्रीकल्चर क्यों पढ़ रहे हैं? आखिरकार हमें एग्रीकल्चर पढ़ने की आवश्यकता क्यों आ गई है? मैंने बताया था लास्ट टाइम जब हम लोग पढ़ रहे थे कि एग्रीकल्चर अर्थात कृषि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कृषि क्या है? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। मध्य प्रदेश के लगभग 49% भूभाग पर कृषि की जाती है। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 49% भूभाग पर कृषि की जाती है। ठीक है। और ऐसी स्थिति में जब इतने बड़े क्षेत्रफल पर कृषि की जा रही हो और जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर या तो डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में अगर निर्भर हो, तो उस देश की अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दूसरा, एज अ पटवारी आप लोगों को यही देखना है, कृषि रिलेटेड क्षेत्र में ही आपको काम करना है। कृषि जोत क्या होते हैं, नापाई, कटाई, फसल, सबके बारे में आप लोगों को जानकारी रखनी पड़ेगी। आप में से भी अधिकांश लोग कृषक परिवार से आते होंगे, तो उनको थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अगले स्लाइड्स की ओर, है ना। अब देखना, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। अब मेरी बात सुनिए, किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन बातें होती हैं। कोई भी देश में तीन तरीके की प्रक्रियाएं संचालित हो सकती हैं। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं, ये थोड़ा सा गौर करिए। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक या सेवा क्षेत्र। क्लियर है? किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियां जो होंगी, उन आर्थिक गतिविधियों को तीन भागों में बांट के देखा जाता है। पहला प्राथमिक गतिविधियां, जिन्हें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। द्वितीय क्षेत्र, जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरा आता है तृतीय क्षेत्र। चलिए अब इससे आप लोग एक एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि मान के चलिए मैं हूं और मैंने गेहूं उगाया। मैंने क्या उगाया? गेहूं उगाया। गेहूं उगाया और उस गेहूं को उगाने के बाद मैंने बेच दिया। ठीक है, फिर एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में उस गेहूं से ब्रेड बनाए गए। उस गेहूं से क्या बनाए गए? ब्रेड बनाए गए। मैंने गेहूं उगाया, गेहूं से फैक्ट्री में ब्रेड बनाए गए और उस ब्रेड से ब्रेड बना दी फैक्ट्री में, और उस ब्रेड से सैंडविच बना के सर्विस दे दी गई। आपको सर्विस दे दी सैंडविच बना के। क्या दे दी आपको? सर्विस दे दी सैंडविच बना के। तो यहां पे आपको तीन चीजें नजर आ रही होंगी। पहला गेहूं, दूसरा फैक्ट्री में ब्रेड और तीसरा सर्विस जो कंपनी के द्वारा, मैकडॉनल्ड्स की कंपनी के द्वारा आपको दी गई। आपने सर्विस चार्ज सुना होगा, है ना। तो अब यहां पे तीन बातें आप लोगों को नजर आ रही। तो जो आपने गेहूं उगाया, गेहूं कहां से उगाया? डायरेक्ट प्रगति से। प्रगति से उगाया ना, मृदा से उगाया। मृदा किसका घटक है? मृदा पृथ्वी का घटक है। मृदा किसका घटक है? पृथ्वी का घटक है। कहां से उगाया? मृदा से उगाया। तो जो चीजें, जो गतिविधियां प्रगति से रिलेटेड होती हैं, नेचर से कनेक्टेड होती हैं, उन सारी गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। जैसे अब तुम फ्री बैठे हो, अब फ्री बैठे, रोजगार मिल नहीं रहा, चलो भैया मछलियां मारते हैं। तो गए तुम जाल लेके, मछलियां मार रहे, आओ 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 आओ, एक उठाई, फट मछली मारी, फिर दूसरी उठाई, फिर मछली मारी। अब तुमने मछली मारी और मछली मार के तुमने पैसे कमा लिए। अब मुझे बताओ, तुमने मछली मारी नदी से, कौन सी गतिविधि होगी? प्राथमिक गतिविधि होगी, द्वितीय गतिविधि होगी या तृतीय गतिविधि होगी? है ना। मछली कहां से मिल रही है? नदी से। नदी प्रगति है, बिल्कुल है। तो भैया मछलियां मतलब मत्स्ययन जो है वो भी कौन सी क्षेत्र में आएगी? प्राथमिक क्षेत्र में आएगी।
तुम लोग कृषि कर रहे, कृषि भी कौन से क्षेत्र में आएगी? प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। अब मान के तुम खदान में गए, तुम सोना लेके आ गए, खोद के आ गए, तो खदान भी कहां पे मिल रही है? प्रगति में मिल रही है, तो वो भी किस में आएगी? वो भी प्रगति में आएगी। मतलब ऐसी गतिविधियां जो जिनसे माल कहां से प्राप्त होता है? प्रगति से प्राप्त होता है, नेचर से प्राप्त होता है, उन सारी गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। जैसे कि मत्स्ययन हो गया, कृषि हो गया, खनन हो गया। अब ये तीनों याद रखिएगा कि केवल प्राथमिक क्षेत्र में कृषि नहीं आती, कृषि के साथ साथ मत्स्ययन मतलब मछली पकड़ना, है ना, मच्छी मारना, ठीक है, और खनन मतलब जो अपन खनिज निकालते रहते हैं उसको, रेत वगैरह तुम निकाल रहे, ये सब किसमें आती हैं? ये सारी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब सेकंड बात क्या है कि भैया फैक्ट्री में गए, ब्रेड कहां पे बनी थी? फैक्ट्री में बनी थी। तो फैक्ट्री अर्थात उद्योग, जितनी भी औद्योगिक इकाइयां होती है, जहां पर जो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पाद हमें मिला था, प्राथमिक क्षेत्र में हमें जो उत्पाद मिला था, जैसे हमें प्राथमिक क्षेत्र में क्या मिला था? प्राथमिक क्षेत्र में हमें गेहूं मिला था। हमने गेहूं का उपयोग कहां पे किया? फैक्ट्री में किया। गेहूं का उपयोग कहां पे किया? फैक्ट्री में मिला। मतलब इस फैक्ट्री के लिए कच्चा माल क्या था? कच्चा माल था गेहूं, क्योंकि ब्रेड किससे बनी? ब्रेड बनी गेहूं से। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पे जो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न उत्पाद थे, प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद मिले, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद क्या था? गेहूं। प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद क्या है? मछली। प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद क्या है? लोहा। जब इन प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को फैक्ट्री वगैरह में कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, उद्योग कहते हैं। यहां पे क्या होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पाद प्राप्त हुआ है ना, उसका वैल्यू एडिशन करेंगे, मूल्य वर्धन करेंगे। कैसे करेंगे? अब एक बात तुम हमें बताओ कि गेहूं कितने रुपए? 20 रुपए किलो में, है ना। मतलब गेहूं कितने रुपए में बिक रहा था? 20 रुपए किलो में। जबकि 1 किलो ब्रेड कितने रुपए में बिकेगी? मान के चलो 200 रुपए में। मतलब 1 किलो गेहूं की ब्रेड कितने की बिकेगी? 200 रुपए की। जबकि 1 किलो गेहूं कितने का बिक रहा? 200 रुपए का। फैक्ट्री में क्या हुआ? फैक्ट्री में मूल्य वर्धन हो गया, उसकी मूल्य बढ़ गए, उन्होंने उसको क्या कर दिया? प्रसंस्कृत कर दिया, उनका मूल्य बढ़ गया। जो गेहूं 20 रुपए किलो था, उसी 1 किलो गेहूं से 200 रुपए की ब्रेड बना दी। तो ऐसी गतिविधियां जो उद्योगों में होती हैं, औद्योगिक इकाइयों में संचालित की जाती हैं, उन्हें कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां। जितने भी फैक्ट्री आप लोगों को दिखे, जितने भी प्लांट दिखे, पार्ले जी के बिस्कुट का प्लांट, ठीक है, तुम्हारे कपड़े बनने का प्लांट, ये सब क्या है? ये सब द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है। और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों में क्या है? भैया ऐसी गतिविधियां जहां पे आप लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं। क्या दी जा रही हैं? सेवाएं। जैसे बैंकिंग, बैंकों में क्या आपको उत्पाद मिलता है? क्या नहीं मिलता, केवल सेवाएं मिलती हैं। जो आप सर्विस करते हो, नौकरी, वो भी। उसके परिवहन। अब आप एक बार बताओ, आप लोग दिल्ली से मुंबई गए, कहां से? दिल्ली से मुंबई गए, कोई उत्पाद बना कि भैया गए, एक छोटी गाड़ी बन के आ गई? क्या हम जा रहे थे, एक छोटी गाड़ी बन गई? नहीं ना, केवल आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, और उस एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपके पैसे लग जाते हैं। तो जो गतिविधि हो रही है, क्योंकि आर्थिक गतिविधि तो हो रही, तुमने उसे पैसा दिया, उन्होंने तुम्हें सेवा दी, तो जब सेवा के बदले आप पैसे देते हो, तो ऐसी सारी गतिविधियों को तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों में काउंट किया जाता है। अब मुझे एक बात बड़ा सिंपल तरीके से सोच के बताइएगा कि कृषि किस क्षेत्र में आएगी? प्राथमिक क्षेत्र में आएगी, द्वितीय क्षेत्र में आएगी, या तृतीय क्षेत्र में? 2017 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि कृषि कौन से क्षेत्र में आएगी? तो कृषि आएगी प्राथमिक क्षेत्र में। कहां पे आएगी? प्राथमिक क्षेत्र में। देखो भैया, गर्मी का कुछ ज्यादा ही है, पसीना भी आ रहा हो, तुम लोग अच्छे से पढ़ो कूलर में बैठ के, ठीक है। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। बताओ प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां आएंगी? जल्दी बता दो सर। ऐसी सारी गतिविधियां जो प्रगति से संबंधित हो। अब मुझे ये बता दो भैया, प्रगति से कौन कौन से संबंधित हैं? तो प्रगति से संबंधित है कृषि, प्रगति से संबंध है खनन का, और प्रगति से संबंधित है मत्स्ययन का। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा यह था कि द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं? तो सर जितनी भी विनिर्माण इकाइयां हैं, मतलब औद्योगिक विनिर्माण का मतलब जहां पे वस्तुओं का निर्माण होता हो, वो सब किस में आएंगी? द्वितीयक में आएंगी। तो सर तृतीयक में कौन आएंगी? तृतीयक में
सेवा क्षेत्र की चीजें आएंगी, जैसे कि बैंकिंग, संचार और परिवहन वगैरह। ठीक है, और ये भी बात तुम्हें समझ में आ गई कि भैया जो कृषि है, कृषि कौन से क्षेत्र में आएगी? कृषि आएगी हमारे प्राथमिक क्षेत्र में। और ये प्रश्न एग्जाम में आया भी था जब 2017 का एग्जाम हो रहा था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश कैसी अर्थव्यवस्था है? तो आंसर करिएगा, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। अब भैया कृषि में कौन कौन सी चीजें शामिल है? क्या केवल फसल उगाना ही कृषि है? क्या केवल फसल उगाना ही कृषि है, या और भी चीजें कृषि के अंतर्गत आ सकती है? इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो देखो, कृषि में केवल खेती नहीं आती है, खेती के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और बागवानी। अब जैसे आप किसान हो, आपने भैया गेहूं उगाए हैं, परंतु आपके पास एक श्यामा नाम की गाय भी थी, और वो श्यामा नाम की गाय मस्त दूध देती है। तो आपके यहाँ पे अगर कोई पूछे कि आपने खेती में क्या किया इस साल, तो उसे ये मत बताइएगा कि हमने गेहूं उगाए थे। उससे बोलना, सुन बुड़बक, खेती में केवल फसल उगाना नहीं आता है, खेती में मत्स्य भी आता है, मछली पकड़ना। ठीक है, हालांकि कुछ लोग तुरंत खा जाते हैं। फिर पशुपालन भी आता है, बागवानी भी आती है। उसे बताना कि हमारी श्यामा ने इस महीने 300 किलो दूध दिया था। और बागवानी का मतलब समझ रहे हो ना, फल फ्रूट उगाना। ये सारी गतिविधियां कृषि क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर है? तो कृषि, अब क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि बताओ कृषि में शामिल है खेती करना, ऑप्शन ए, दूसरा पशुपालन करना, तीसरा बागवानी करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? उपरोक्त सभी। क्लियर है? आगे बढ़ो। इतनी चीज समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो लाइक कर दो भैया फटाफट। अब कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है पटवारी 2017। लल्लन टॉप और लड्डू प्रश्न था ये, क्योंकि बहुत सरल सा प्रश्न था कि कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आती है। मैं थोड़ा सा प्रश्न बदल देता हूं। प्रश्न मैंने बदला और कहा उद्योग अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र में आते हैं? जल्दी आंसर कर दो, जल्दी बता दो। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि भैया मध्य प्रदेश की लगभग 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। 72.37। शहरी क्षेत्र में कितनी करती है? 27.63%। ठीक है, अब प्रश्न ये यहां पे नहीं आएगा, जनसंख्या वाले पोर्शन में ये प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। तो आंसर करिएगा, मध्य प्रदेश में लगभग 27.63% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है, जबकि 100 में से जब ये घटा दोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 37. तो ये कहां हो जाएगा? ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा। जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। जब आप ऐसा एक चित्र बनाओगे, ठीक है, उसमें 3 डब्बे बनाओगे, तो ये हो गया भैया प्राइमरी सेक्टर, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर, ये हो गया टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर के जब योगदान की आप लोग बात करोगे तो ये आपको मिलेगा 37.43%। अब मेरी बात सुनना, घबराइयो मती भैया तुम लोग। ये मैंने लिखा है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सीधा पूछेंगे पटवारी में। अब होता क्या है, तुम लोगों का दिमाग है बेचारा थोड़ा सा नादान, बच्चा है अभी, तो उससे आंकड़े याद करने में बड़ा डर लगता है। क्या लगता है उसे? आंकड़े याद करने में डर। तो जहां भी डाटा और आंकड़े आएगा तुम लोग स्किप करते जाओगे, तुम्हारा दिमाग बोलेगा अरे छोड़ नहीं आया। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वही पूछेंगे, क्योंकि कोई भी प्रश्न उठा के देख लेना, 4 से 5 क्वेश्चन सीधे डाटा से। तो ऐसी स्थिति में एक बात हमें बताओ, जब तुम 4-5 क्वेश्चन आंकड़े के गलत ही कर आओगे तो सिलेक्शन कैसे पाओगे? बताओ कैसे पाओगे? तो सिलेक्शन पाओगे तो आंकड़े याद करके आओगे, तो आंकड़े याद करना है तभी सिलेक्शन मिलेगा। तो चलो अब ये याद रखो, एक्चुअली होता है क्या है कि जीडीपी की तुलना 2 तरीके से होती है। अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक होता है स्थिर मूल्य पे,
ठीक है। स्थिर मूल्य में क्या होता है, एक किसी वर्ष को आधार वर्ष बना लिया जाता है, ठीक है, और ये जनरली आधार वर्ष के हिसाब से चलती है और चेंज नहीं होती। एक होती है चालू मूल्य पे जो लगातार बदलती रहती है। तो जो भी जीडीपी आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये लेटेस्ट आंकड़ा है आर्थिक सर्वेक्षण का, और 37.43% योगदान है। अगर तुम्हें 43 याद नहीं भी रहे तो 37 याद कर लो। कितना याद कर लो, 37, क्योंकि ऑप्शन में तुम्हें जब भी 37 दिखेगा तुम आंसर कर दोगे। कितना दिखेगा, जब भी तुम्हें 37 दिखेगा तुम आंसर कर दोगे। तो बता दो भैया मेरे प्यारे दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जीडीपी में, ये मैंने जीडीपी बता दिया, ये मैंने 3 बना दिए, ये प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर, ये टर्सरी सेक्टर। अब मुझे बता दो कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है मध्य प्रदेश की जीडीपी में, कितना है, 37%, ठीक है, लगभग 37%। एग्जैक्ट पूछू तो कितना लगोगे, 37.43%, ठीक है। अब देखो, अब एक शब्द तुम्हें बहुत सता रहा होगा, जीडीपी, 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 सता रहा है ना, समझ लेते हैं सता रहा है तो काहे को परेशान हो रहे हो, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ तनिक, नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया हमने पानी पी लिया है, प्यास लग रही थी, आप लोगों ने पी लिया हो तो पी लीजिएगा। ऐसे ही पढ़ेंगे आराम से, परेशान मत होइएगा। तो एक शब्द आ रही है जीडीपी, है ना। तो जीडीपी को बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। ये आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो जब एक शब्द आता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बताते क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम वाले भैया, जो अंग्रेजी सीबीएसई वाला होगा वो जीडीपी पढ़ेगा, हम तो हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी पढ़ेंगे। चलो, ग्रोस का मतलब होता है सकल, ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। क्लियर है, सकल घरेलू उत्पाद। अब घरेलू का मतलब क्या है, चलो इसको ऐसे समझते हैं। मान के चलो तुम एक परिवार है, ठीक है, तुम परिवार में तुम्हारे पिताजी पैसा कमाते, तुम्हारे भैया भी पैसा कमाते, ठीक है। मान के तुम्हारे पिताजी खेती करते, तुम्हारे भैया नौकरी करते, क्लियर है, और तुम भी कछु ना कछु कमा लेते हो। अब मान के चलो पिताजी ने एक वर्ष में 100 कुंटल गेहूं किए, कितने किए, 100 कुंटल गेहूं किए, और इन 100 कुंटल गेहूं की कीमत कितनी हुई, मान के चलो 1 लाख रुपया, ठीक है। तुम्हारे जो भैया थे, तुम्हारे भैया ने भी कमाए भैया 1 लाख रुपया, और तुम थोड़े से बुड़बक नालायक टाइप के इंसान थे, तुमने कमाए 20,000 रुपया एक साल में। कितने रुपया, 20 साल में 20,000 रुपया। तो अपन ने एक सीमा ले, एक घर ले लिया, अपन बोला घरेलू, चलो अपन घर ले लेते हैं। ये तुम्हारा एक घर है, इस घर में 3 लोग हैं, इन 3 लोग में एक आपके पिताजी हैं, एक तुम्हारे बड़े भैया हैं, और एक हो तुम खुद ही। तुम्हारे पिताजी ने कमाए 1 लाख रुपया एक साल में। याद रखियो, जीडीपी हो, एनएनपी हो, कछु भी हो, हमेशा वित्तीय वर्ष में याद करते हैं। काय में करेंगे अपन लोग, वित्तीय वर्ष में, मतलब एक साल में। इकोनॉमिक्स में जितनी भी बातें आएंगी सब एक साल में होंगी, चाहे वो कृषि वर्ष हो, चाहे वो राजस्व वर्ष हो। इकोनॉमिक्स मतलब एक वर्ष की बात करेंगे, 1-2 महीना की बात नहीं करेंगे, पूरे 1 साल। कितने, पूरे 1 साल। तो अब 1 साल में तुम्हारे पिताजी ने 1 लाख कमा दिया, तुम्हारे भैया ने 1 लाख कमा दिया, और तुमने कमाए 20,000। तो टोटल तुमने कितने रुपए कमाए, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे घर ने टोटल कितने रुपया कमाए, कितना उत्पादन किया तुम्हारे घर ने, तुम्हारे घर ने उत्पादन किया 2,20,000 रुपया। 2,20,000 रुपया तुम्हारे घर ने उत्पादन किया। तो ये 2,20,000 रुपए तुम्हारे घर ने एक साल में, कितने साल में, बताओ, एक साल में जो 2,20,000 रुपए तुमने कमाया है ना, ये तुम्हारे घर का सकल मतलब कुल मतलब तुम्हारे पापा का, तुम्हारा भैया का, तुम्हारा खुद का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, भैया का, पापा का और खुद का, जो कुल मतलब सकल, घरेलू मतलब एक घर की सीमा में जो भी उत्पादन हुआ, जो भी उत्पाद हुआ, उन सबको जोड़ दो। जब उन सबको जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगा, जीडीपी। ये तो तुम्हारे घर की जीडीपी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे, एक मिनट, हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारी घर की जीडीपी हो गई। तुम्हारी घर की जीडीपी में तुम्हारे पिताजी थे, ठीक है, तुम्हारे भैया थे, और तुम खुद ही थे। तो इस प्रकार करके 1 लाख प्लस 1 लाख
प्लस 20,000, तो इस करके 2,20,000 उत्पादन किया तुम्हारे घर ने, तो तुम्हारी घर की जीडीपी कितनी हो गई? 2,20,000 रुपया। अब चलो एक काम करो, अब हमें हमारे जिला की जीडीपी निकालनी है, तो ऐसे अपन जोड़ लेंगे कि भैया बता दो कृषि उत्पादन वालों ने कितना कृषि का उत्पादन किया, जो रुपया कमा रहे हैं, जिनकी नौकरी, बता दो भैया तुम्हारी सैलरी कितनी है ना। तो ऐसे करके पैसा जोड़ लेंगे। और अगर ऐसे करके अगर मध्य प्रदेश की सभी लोगों की इसे निकालने अपन कि मध्य प्रदेश में अपन जितना भी कृषि उत्पादन हुआ, मध्य प्रदेश में जितना भी कृषि उत्पादन हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, उसको जोड़ लो। और मध्य प्रदेश में जिनकी नौकरियां होंगी उनकी सैलरी को जोड़ लो। तो मध्य प्रदेश में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, 72626,809, 72626,809 इनके परिवार जितने भी बनेंगे, उनकी अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और सैलरी निकाल लें और इनको आपस में जोड़ दे, तो ये क्या मध्य प्रदेश की जीडीपी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन ने केवल एक घरेलू सीमा के अंतर्गत, ये हमारा मध्य प्रदेश है, और हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी लोग ले रहे हैं, वो जितना भी उत्पादन कर रहे हैं, जितना भी उत्पादन, कितने वर्ष में? एक वित्तीय वर्ष में। कितने वर्ष में? एक वित्तीय वर्ष में। उसी को क्या कहेंगे? जीडीपी। अब मेरी बात सुनना, अब मान के चलो हमारे मध्य प्रदेश ने 100 रुपया कमाए। कितने रुपया कमाए? 100 रुपया कमाए। कब? 2021-22 में। कितने रुपया कमाए? 100 रुपया हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश ने 100 रुपया कमाए हैं 2021-22 में। तो मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी हो जाएगी? मध्य प्रदेश की मान के चलो जीडीपी हो गई 100 रुपया। ठीक है, तो इस 100 रुपया में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? इस 100 रुपया में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? क्योंकि अभी 100 रुपया है, ये 100 रुपया 3 भागों से बने होंगे। बताओ कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो इस 100 रुपया में जो हिस्सेदारी है प्राथमिक क्षेत्र की, वो कितनी है? लगभग 37%। कितनी है? लगभग 37%। तो हमारी मध्य प्रदेश की जितनी भी जीडीपी है, उस जीडीपी में भैया प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 37%, लगभग 37%। अब समझ में आई तुम्हें कि मध्य प्रदेश का प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कैसा है। अब बता दो भैया कितना है, जल्दी आंसर कर दो कमेंट बॉक्स में कि मध्य प्रदेश का प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना है, जल्दी बता दो। 37.43 एक्यूरेट और वेरी आईएमपी प्रश्न है। मैं कह रहा कि किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, 110% दिखेगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बताओ इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखो एक बात याद रखिएगा, मैं जो भी स्लाइड पढ़ाऊंगा तुम्हें विद्या रानी कसम है तुम तुरंत पढ़ना, जैसे मैं बोलूंगा इसे पढ़ लो। इससे क्या रहेगा कि एक बार जब यहाँ पे रीड हो जाएगा ना, तो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो चलो पहला प्रश्न क्या था, मध्य प्रदेश कैसी अर्थव्यवस्था है। तुम्हें विद्या रानी कसम है अगर आंसर नहीं करो तो जल्दी बता दो। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। बताओ कृषि में खेती करना बस आता है क्या? अरे नहीं सर, कृषि में तो मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी सब आता है। हमारे पापा तो श्यामा नाम की गैया भी पालते हैं। चलो कृषि अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगी बताओ, द्वितीय या तृतीय? अब बुड़बक द्वितीय तृतीय में क्यों आएगी? मध्य कृषि आएगी भैया प्राथमिक क्षेत्र में। कितनी जनसंख्या? कितनी? 72.37% जनसंख्या, बहुत बढ़िया, ये निवास करती है। और ये है भैया लल्लन टॉप प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये रहा। जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है? 37.43। आधी की शादी हिंदी हो गई। चलो 37.43, 37.43। वो हम थोड़े से हिंदी मीडियम से है ना इसलिए। और ये है वेरी आईएमपी प्रश्न। आग मूंझ के बोल दो एक बार कि भैया कितना? 37.43। कितनी? 37.43। कितनी? 37.43। नारे लगाओगे क्या? चलो आगे बढ़ो। अगली स्लाइड। राज्य के कुल क्षेत्रफल के 49% भाग पर खेती की जाती है। ओ माय गॉड, राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तभी तो 49% निकालेंगे। अरे सर हमें याद तो था, याद नहीं आ रहा। चलो देख लेते हैं भैया। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है,
मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हालांकि कुछ किताबों में 245 मिलता है, वो नर्मदा करार घाटी विवाद के कारण मिलता है जो अमरकंटक क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसका ठीक है क्षेत्रफल की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पे हैं। पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान। पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे। हालांकि मध्य प्रदेश जब विघटन नहीं हुआ था, पुनर्गठन 2000 से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे था। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो 443,446 वर्ग किलोमीटर था, जो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा था। इसलिए कहा क्या जाता है, फैक्ट ही है कि पुनर्गठन से पहले 2000 में अलग हुआ है ना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। 2000 से पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, पर 2000 में छत्तीसगढ़ बेचारा रूठ के चला गया। अब हमारा मध्य प्रदेश बेचारो दूसरे स्थान पे है। अब तुम्हें तो पता ही है, जब क्लास में हम दूसरे नंबर पे आते तो बड़ा दुख होता। हमारे मध्य प्रदेश से भी काफी दुख होते, क्योंकि दूसरे स्थान पे है काय में क्षेत्रफल की दृष्टि से। कितनो हगो क्षेत्रफल? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। जय कक्का दादा का इसी का भैया कितना प्रतिशत? इसी का लगभग 49% जो है उस पर खेती की जाती। मैं कह रहा सीधा प्रश्न पूछेंगे, मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? और तुमने अगर 49% आंसर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आए हैं जीडीपी। बोलो भैया 37.43 प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बता दो रे काकाओ, 37.43। अब मुझे बताओ मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पे खेती की जाती है? 49 पे। और ये देश का 9% भाग है, मतलब देश में जितने भी प्रतिशत भाग पे खेती की जा रही है। ठीक है, मान के चलो देश में 100 हेक्टेयर में खेती की जा रही है, तो 100 में से 9 हेक्टेयर मध्य प्रदेश का है, मतलब 9% मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलिए, तो ये लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा थोड़ा सा कि मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पे खेती की जाती है। 1% और होता ना 50 लगा देते अपन, मतलब ये तो वो ही हो गया कि अर्धशतक मारने से रुक गए। अगले साल मार देंगे, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है ना, तो ये मान के चलो 1-2 साल में 50 मार देंगे अपन लोग। कोई अगर तुमसे पूछे, बता तुम्हारे पापा ने पूछ लिया कि बेटा एक बात बता, अपने मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र पे खेती होते? अरे पापा आधे क्षेत्र में होते। कितने में? आधे से तनिक कम। आधे मतलब 50, और 50 से तनिक कम मतलब 49%। तो मध्य प्रदेश के 49% पे खेती होती है, जो देश की कुल कितनी है भैया? 9% है क्या नहीं? चलो अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ये अभी आया है, उसके अनुसार फसल क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो 10.86 की वृद्धि हुई। इसका मतलब ये है कि पहले जितने क्षेत्र में कृषि की जा रही थी उससे बढ़ के लगभग उसमें 10.86% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को स्कोर, क्योंकि मैं पूरे आंकड़े भी एक साथ नहीं दे रहा हूं आप लोगों को। अगर पूरे आंकड़े एक साथ दे दूंगा तो डिफिकल्टीज होंगी, तो मैं धीरे धीरे करके आंकड़े याद कराऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2000 बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आर्थिक सर्वेक्षण से आप लोगों को, अनुसार फसल क्षेत्र में, मतलब पहले ऐसे समझिए, पहले मान के चलो 100 हेक्टेयर पे वो होती थी, तो अब कितने पे होती है? 108.6 हेक्टेयर पे। तो कितनी वृद्धि हो गई मुझे बताओ, कितनी वृद्धि हो गई 100 से 108 में? सॉरी, इसे थोड़ा सा चेंज कर दें। अरे भैया गलत बोल दिए हम, तनिक है, माफ कर दियो। तो पहले 100 पे होती थी, अब कितने पे होती? अब होती है 110। तो कितनी वृद्धि हो गई? लगभग 10% की वृद्धि हो गई फसल क्षेत्र में। मतलब ऐसा एरिया जिसपे हम लोग फसल बोते हैं, ऐसा एरिया कितना बढ़ गया? ऐसा एरिया बन गया 10.86। जीडीपी वाला हम लोग कितना पढ़ के आए हैं? जीडीपी वाला प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 37.43। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? 49 में। फसल क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है? 10.86। रट मारो, रट दिया, गुड। अब अगला देखो थोड़ा सा, कुल बोया गया क्षेत्रफल लगभग 240.47। अब तुम पुरानी किताबें पढ़ोगे, पुरानी किताबों में तुम्हें 233 234 दिखेगा, और फिर तुम मुझसे बोलो ए मार साहब गलत पढ़ा दिया तूने तो हमें, भैया हमें इतने तो फलानी किताब पढ़ी है।
भैया वे किताब वाले अपडेटेड नहीं है, उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पढ़ो, हमने पढ़ो है। हम एमपीपीएससी भी कर रहे हैं ना, हम पढ़ थे, अभी मेंस लिख के आए तो हमने इसलिए भी पढ़ो है, तो परेशान नहीं होइयो। हम कह रहे हैं ना तुमसे, जो डाटा दिख रहा हो ना तुम्हें, जो भैया जो डाटा हो अपडेटेड का हो, जो अपडेटेड डाटा हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड हम तुम्हें कछु नहीं दे सके। तो लगभग 240.47। अब ये देख लो कि सकल बोया गया क्षेत्रफल और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल होते क्या है। चलो ये चीज समझ लें। एक मिनट, अरे आ जाओ, अब मेरी बात सुनो। मान के चलो ये तुम्हारा खेत है, ये क्या है भैया, ये तुम्हारा खेत है, ठीक है। अब इस खेत में क्या हुआ, इस खेत में मान के चलो गेहूं की फसल आप लोगों ने बोई, ठीक है। ये खेत है तुम्हारा 5 हेक्टेयर का, कितने का, 5 हेक्टेयर का। मैं बताऊंगा हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर एक इकाई होती है, ठीक है, और 1 हेक्टेयर में होते हैं 2.47 एकड़। कितना होता है, 2.47 एकड़, ठीक है। तो हेक्टेयर एक इकाई है जिसमें भूमि मापी जाती है, और उससे छोटी इकाई है एकड़, और एकड़ से छोटी इकाई रहती है बीघा, जो हम लोग जिसे जनरली जानते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग जनरली जानते हैं। और 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं ये, चलिए। तो अब मान के चलो ये खेत कितने का आएगा, 5 हेक्टेयर का है। कितने हेक्टेयर का आएगा, 5 हेक्टेयर में। तुमने गेहूं की फसल बो दी कितने हेक्टेयर में, मान के चलो तुमने गेहूं की फसल बो दी 5 हेक्टेयर में, ठीक है, पूरे में गेहूं की फसल बो दी, ये लो गेहूं की फसल बो दी, क्लियर है। अब गेहूं की फसल जो तुमने बोई है कितने क्षेत्र में बोई है, 5 हेक्टेयर में। अब अगली बार तुमने ये सोयाबीन बो दी, अगली बार क्या बो दी तुमने, सोयाबीन बो दी, और तुमने सोयाबीन बो दी 3 हेक्टेयर में। अगली बार कितने बोई, केवल 3 हेक्टेयर में बोई, ठीक है। तो तुमने पहले 5 हेक्टेयर में बोई थी, फिर तुमने कितने में बो दी, 3 हेक्टेयर में बो दी, ठीक है। पहले 5 हेक्टेयर में क्या बोया तुमने, गेहूं बोया, फिर तुमने 3 हेक्टेयर में बो दी भैया सोयाबीन। तो 5 और 3 टोटल कितने हो गए, तुमने टोटल बुवाई कितनी करी, कुल बुवाई कितनी करी, तुमने कुल बुवाई करी 8 हेक्टेयर। कितनी बोली, 8 हेक्टेयर, ठीक है। कितनी बोली, 8 हेक्टेयर, क्योंकि 5 हेक्टेयर में तुमने गेहूं बोया, 3 हेक्टेयर में तुमने सोयाबीन बोई, जबकि टोटल कितनी होगी, 5 हेक्टेयर। क्लियर है, इतनी बात आई समझ में। पर मेरी बात सुनो, तुम अब तुम्हारे पास जो जमीन है जिसपे तुम एक बार में फसल बो सकते हो, कितनी बार में, केवल एक बार में। एक बार में तुम कितनी जमीन पे फसल बो पा रहे थे, केवल 5 हेक्टेयर पे। कितने पे, केवल 5 हेक्टेयर पे, यही है ना। तो जो 5 हेक्टेयर जमीन जिसपे तुम एक बार में फसल बो सकते हो, एक बार में फसल जितने एरिया में तुम बो सकते हो, वो कहलाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, एक बार में तुम जितनी जमीन पे खेती कर सकते हो, फसल बो सकते हो, वो कहलाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। और उसी जमीन पे अगर तुम 2 बार 3 बार खेती कर रहे हो, वो कहलाता है सकल बोया गया क्षेत्रफल। वो क्या कहलाता है, सकल बोया गया क्षेत्रफल। अब मुझे एक बात बताओ, सकल बोया गया क्षेत्रफल का मान ज्यादा होगा या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का, 8 ज्यादा होगा या 5? क्यों, क्योंकि 5 जो हेक्टेयर है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, जबकि हमने दोनों फसलों को जोड़ा, 5 + 3 8 हेक्टेयर, वो भैया सकल बोया गया क्षेत्रफल है। तो सकल बोया गया क्षेत्रफल का मान ज्यादा होगा सर, बिल्कुल ज्यादा होगा, और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का मान कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अब समझो इस बात को। अब मुझे बताओ कि कुल बोया गया जो क्षेत्रफल है उसका मान ज्यादा होगा या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का। कुल बोया गया क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि भैया रबी की फसल में क्षेत्रफल जो बोया, खरीफ की फसल में जो फसल जोया, और जायद की में जो बोला, सभी को जोड़ दो। जब सभी को जोड़ने पे जो क्षेत्रफल आएगा वो कहलाएगा कुल बोया गया क्षेत्रफल। और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो होता है, एक बार में जो फसल आप लोगों ने बोई है वो कहलाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए भी होता है, ये कम इसलिए भी होता है क्योंकि सब जगह पानी नहीं है। तो सब जगह पानी नहीं, तो सब जगह वो फसल बोई भी नहीं जा पाती।
तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 153.51। पुरानी किताबों में आपको 152 मिलेगा क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है, ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अपडेटेड है। ठीक है, तो 240 क्या है, 240, 47 गया भाड़ में, 240 याद करो। कुल बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 150 से थोड़ा सा ज्यादा, 150 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 150 से 3 ज्यादा कितना होता है, 153 होता है, 153.51 लाख हेक्टेयर। क्लियर है? तो ये दो टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई आप लोगों को, आई गई होंगी यार। चलो बता दो मुझे, फटाफट आंसर कर दो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों कि 2.40 हेक्टेयर क्या है। फसल क्षेत्र में तो हुई थी 10.86 कितने प्रतिशत भूभाग पे, 49% भूभाग पे कृषि की जाती है। कुल बोया गया क्षेत्र 240 है, सकल बोया गया क्षेत्रफल 153.51 लाख हेक्टेयर। मध्य प्रदेश के कुल अनाज उत्पादन में, मध्य प्रदेश का देश के कुल अनाज उत्पादन में 4.65% भाग उत्पादित होता है। ठीक है, लगभग 4.65% उत्पादित हम लोग करते हैं। क्लियर है? चलो अब ये थोड़ा सा देखिए फसल क्षेत्र, मैंने अभी दिखाया था ना कितनी वृद्धि हुई है, 10.86 की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितनी की हुई है, 10.86। तो ये देखो 2018-19 में क्या हुआ था, फसल क्षेत्र में कमी हुई थी। मतलब मान के चलो पहले 100 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हो रही थी, तो फिर क्या हुआ 98.16 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई। मतलब क्या हुआ, पहले जितने क्षेत्र पे हमने फसल की थी उसमें कमी आ गई। कमी कितनी की आई थी, 1.84 की। फिर अगले साल 2019-20 में क्या हुआ, देखो 14.14। याद करो कोरोना काल में सबकी हालत खराब हो गई थी, परंतु कृषि में बेहतरीन उत्पादन हुआ था। तो कृषि में इसलिए बेहतरीन उत्पादन हुआ था क्योंकि 2019-20 में 14.14 वृद्धि हुई थी। फिर 2020-21 में 5.18, ये अभी की बुक में आपको ये मिलेगा 5.18। फिर तो हमसे फिर कहोगे अरे मार साहब गलत पढ़ा दियो, हमें तो 5.18 मिला। अरे देवताओं वो अपडेटेड नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें अपडेटेड हो। ठीक है ना? तो 10.86%। फसल क्षेत्र में कितनी वृद्धि हो गई, 10.86। क्लियर है? अब मुझे बताओ सकल क्षेत्र कितना है भैया, फसल क्षेत्र 240, कितना है, 240 लाख हेक्टेयर। और शुद्ध कितना है, 150 से थोड़ा सा ज्यादा, 153। जीडीपी में योगदान बता दो, 37.43%। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है, 49% भूभाग पर खेती की जाती है। मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, भैया इतनी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। क्लियर है? चलो अब ये आगे चल के थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि इसमें अनाज उत्पादन कितना हुआ इस साल। ठीक है, लगभग 153 लाख मीट्रिक टन। दलहन उत्पादन कितना हुआ, लगभग 52.25 लाख मीट्रिक टन। ये पूछेंगे आप लोगों से, अभी जब मैं उत्पादन आगे लोगों को पढ़ाऊंगा तभी हम इनके बारे में देखेंगे, इसलिए किए रहे, बने रहो हमारे साथ, सब याद करा देंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। अभी आप लोगों ने जो याद किया है वो कितना याद रहा ये तो पता कर लें। विद्या रानी कसम है, सही आंसर करियो। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अर्पित, विशाल, दीपिका, दीपांजलि, कोई डाउट हो तो बताओ। ये रहा लल्लन टॉप प्रश्न तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, पूरा 1 पैसा देंगे हम अगर तुम जीत गए तो। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था है, पहला ऑप्शन है सेवा प्रधान, दूसरा कृषि प्रधान, तीसरा उद्योग प्रधान, चौथा हमें नहीं पता। डूब के मर जाओ, अमेज़न से घेर खा लो लेके तुरंत। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। हाँ, ए वाले डूब जाओ, बी बी बी, दीपिका बी, विशाल बी। चलो इसका सही आंसर क्या आएगा? कृषि प्रधान। ठीक है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान या प्राथमिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था है। कृषि किसमें आती है? प्राथमिक क्षेत्र में। ओहो, ये तो हमने आंसर ही बता दिया। कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में। सर ये तो आप ही बता दीजिए, जो भी हम ही बता दें। आ जाओ, पटवारी की नौकरी हम ही दिलवा दें डायरेक्ट हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? प्राथमिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? ओ माय गॉड, अरे दैया इतना कठिन सवाल। हाँ, पहला ऑप्शन 37.43%, कसम से मेलोडी चॉकलेट देंगे हम तुम्हें। दूसरा 25.15%, तीसरा 30.16। और अरे दैया इतना कठिन सवाल, अब बता दो
जीडीपी, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु सेवा का मौद्रिक मूल्य, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। सही जा रहे हो भैया, सभी का सही जवाब 37.43। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है? ऑप्शन ए 30% पे, बी 72 पे, सी 49 पे, डी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100% भूभाग पे। बता दो कितने प्रतिशत पे की जाती है मध्य प्रदेश के? चलो आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन सी सी सी। बहुत बढ़िया, हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या है भैया? सी, मध्य प्रदेश के 49% क्षेत्र पे कृषि की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार फसल क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? फसल क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार? जल्दी बता दो, जल्दी। 10.86, 4.32, 6.38, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, ऐसे प्रश्न आते हैं और तुम लोग हिल जाते हो, हमें सब पता है, हम नहीं लोगे, टेंशन मत लो। ठीक है, आंसर सही क्या हो जाएगा? 10.86। पिछले साल वाला होता तो 5% आंसर होता, पर अभी मैंने 21-22 पूछा है आप लोगों से, आंसर क्या होगा? 10.86। मध्य प्रदेश में कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? ओहो, कुल बोया गया क्षेत्रफल है ना। तो इसमें कुल नहीं, अपन इसको करते शुद्ध। ठीक है, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूं, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? अब आंसर करो। 251 हेक्टेयर, 221, 153। सर आंकड़े याद नहीं होते, जो डी लगाएगा उसे अमेज़न का जहर फ्री में पिलाया जाएगा, क्योंकि हमने याद कराया है अभी आप लोगों को। 150 से थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। आंसर क्या होगा इसका? सी, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 153.51 और कुल क्षेत्रफल 240 लाख हेक्टेयर। क्लियर है? एक बार मैं फटाफट दिखा दूं यार, क्योंकि याद होना सबसे बड़ी है भैया। पहले का आंसर क्या था? मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था कैसी? कृषि प्रधान। कृषि किसके अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जीडीपी में योगदान बता दूं 37.43। मध्य प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पे कृषि की जाती है? 49% भूभाग पे। 21-22 के अनुसार फसल कितनी बढ़ गई भैया? 10.86 और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 153.51। क्लियर है? यहां पे कोई समस्या, किसी को समस्या हो तो पिंच कर दो। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप लोग मुझे समस्या बता दीजिएगा, मैं जूम पे आप लोगों की समस्याओं को दूर कर दूंगा। कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक होकर बताइएगा, हम बैठे ही तुमने डाउट दूर करने के लिए। क्लियर है? क्लासेस रेगुलर लेना है, फटाफट कर लो परचेस, अगर करना हो तो, नहीं करना तो भी जय सिया राम। हमारा काम है पढ़ाने का, तुम्हारा काम है पढ़ने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं है ना? चलो ठीक है, 1 मिनट रुको। कितने मिनट की हो गई? चलो अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में? ये देखो कृषि जोत पढ़ेंगे। ठीक है, कृषि जोत के बारे में भैया रट मारो रे प्रश्न आने वाले हैं अगले में। जलवायु क्षेत्र 11, फसल क्षेत्र 5। अरे बाप रे बाप, मजा आएगा मतलब है। फिर हम मैप में बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ये लल्लन टॉप प्रश्न आने वाले हैं, तो मिल जाइए अगले लेक्चर में। ठीक है, सारांश आईसीएस का ऐप इंस्टॉल कर लो, जाओ तुरंत खरीदो, मस्त पढ़ाई करो यार, क्योंकि हम सिलेक्शन लेने के लिए बैठे, टाइम पास करने के लिए हैं। क्या बोलते हो? चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।